गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं अपराध की। इससे पहले मैंने आपको अपराध का अर्थ, अपराध की परिभाषा, अपराध क्यों होते हैं, व्यक्ति अपराध क्यों करता है, उसके कारण क्या हैं, किसे हम अपराध कहेंगे, उससे संबंधित सिद्धांत क्या हैं, इन सब के बारे में बात की थी। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि अपराध के साथ में दंड व्यवस्था जुड़ी होती है। और दंड क्या होता है? दंड एक ऐसा जुर्माना होता है जो व्यक्ति कोई आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रत्येक समाज के अंदर अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जहाँ कानून बनाए जाते हैं उसके साथ साथ दंड की व्यवस्था भी की जाती है। भारत के अंदर भी अपराधों की रोकथाम करने के लिए जो है व्यवस्था की गई है, उसमें जेल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आपने सुना भी होगा, जेल क्या है? नाम से ही सुनकर के लगता है कि एक ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है, या एक कमरे में बंद कर दो तो वो भी जेल बन जाएगी। जैसे बच्चा कोई शरारत घर में करता है, हम ये कहते हैं कि भाई तुझे हम बाथरूम में बंद कर देंगे या कमरे में बंद कर देंगे, तो बच्चा डरता है। तो इसी तरह से जेल ऐसी एक जगह है, ऐसा एक स्थान है जहाँ अपराधी को समाज से दूर रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? कि जिससे उसे ये एहसास हो सके जो उसने किया है वो गलत किया है, अपने कार्य के प्रति वो पश्चाताप कर सके। प्राचीन समय में जेल जो है वो अंधेरी कोठरियाँ थी। जैसे वहाँ कोई स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता था, अस्वस्थ का थी। जहाँ का वातावरण भी जो था वो अपराधियों की स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता था, और अपराधियों को कठोर दंड भी दिया जाता था। 1946 में जेल सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसमें अपराधियों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से अलग अलग वर्गीकृत किया गया। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपराध करता है, हर अपराध करने वाला एक सी मानसिकता का व्यक्ति नहीं होता, और शारीरिक दृष्टि से भी अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, आयु का भी अंतर हमें देखने को मिलता है। और लेकिन उससे पहले क्या था कि अलग अलग नहीं किया जाता, सभी अपराधियों को एक जगह रख दिया जाता था। इसीलिए 1946 में जेल सुधार समिति बनाई गई और उसमें अलग अलग अपराध के हिसाब से अपराधियों को रखने की व्यवस्था करने की बात कही गई। 1956 में काले पानी की सज़ा को समाप्त कर दिया गया। काले पानी की सज़ा आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद, जिसमें अंग्रेज़ों के टाइम पर कोई व्यक्ति अगर कोई जघन्य अपराध करता था तो उसे काले पानी भेज दिया जाता था। और काले पानी का मतलब यही माना जाता था कि अब ये व्यक्ति वापस नहीं आएगा। उसे ऐसी जगह दूर दराज इलाकों में जहां आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता था, और जब आने जाने का रास्ता नहीं है, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो व्यक्ति को अपने आप ही समाप्त कर देती थी। अंडमान आइलैंड्स पर इस तरह के जो कारागृह हैं जो काले पानी की सज़ा के लिए बनाए गए थे, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1956 में इसको भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1962 में राजस्थान कारागृह सुधार आयोग और 1972 में बिहार कारागृह समिति की स्थापना की गई। इस प्रकार जेलों की व्यवस्था में समय समय पर सुधार होते रहे हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया कि जेलों की जो व्यवस्था है वो
अपराधियों के स्वास्थ्य के अनुकूल हो और अपराध के अनुसार हो, जिससे कि जेल ऐसी जगह ना हो केवल व्यक्ति सजा काटे, बल्कि ऐसी स्थितियां हों जहां पर उनका सुधार हो सके। इसके आधार पर हमें भारत में जेलों, अलग अलग तरह की जेलें देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की जेलें भारत में देखी जा सकती हैं। पहला है अधिक सुरक्षा वाले कारागृह या अधिक सुरक्षा वाली जेल। अधिक सुरक्षा वाली जेल जिसमें उन अपराधियों को रखा जाता है जिनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि अभी फैसला नहीं हुआ है, और इन अपराधियों को दरी बनाने, कृषि से संबंधित कार्य, लोहा, सुतार आदि के कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और जो भी कार्य करते हैं उसके बदले उन्हें पैसा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जिससे व्यक्ति जब जेल से बाहर निकले तो अपना कोई भी रोजगार कर सके। होता क्या है कि अगर व्यक्ति एक बार कोई गलत कार्य कर देता है तो समाज उसे उसी नज़रों से देखता है, तो ऐसे में रोजगार प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्वरोजगार के द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सकता है। दूसरा है आदर्श जेल। आदर्श जेल जिनकी सजा की अवधि लंबी होती है, इसमें उन अपराधियों को रखा जाता है और इनकी एक पंचायत भी होती है जिसमें अपराधियों में से ही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। ये पंचायत क्या करती है कि जो बंदी होते हैं उन पर अनुशासन रखती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन और उनके भोजन की व्यवस्था भी करती है। यानी कि एक तरह से एक सिस्टम को बनाने का काम, व्यवस्था को बनाने का काम उन्हीं जो अपराधी हैं उनको सौंप दिया जाता है और वो एक कुशल व्यवहार करना सीखते हैं। सभी राज्यों में इस प्रकार के बंदी गृह हैं। राजस्थान में अजमेर में आदर्श जेल है। इसमें कैंटीन, पुस्तकालय, कृषि आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, शिक्षा सुविधाएं हैं और अस्पताल आदि की भी व्यवस्था है। यानी कि ये जो जेल सुधार व्यवस्था है ये अपराधियों के साथ एक मानवतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि व्यक्ति को केवल अपराधी ना माना जाए, उसे एक इंसान मान करके उसके साथ में व्यवहार किया जाए। इसके अलावा खुली जेल, तीसरी जो है आती है उसे कहते हैं हम खुली जेल। खुली जेल जिसमें वो कैदी रखे जाते हैं जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होती है और इनमें बंदियों को कैद में नहीं रखा जाता। जैसे नाम से स्पष्ट है, उनकी चौकीदारी भी नहीं की जाती, बल्कि ये लोग अपने परिवार से मिलने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं कि ये लोग रुपया कमाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इन जेलों का उद्देश्य अपराधियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना होता है। जिनकी सजा की अवधि 9 मास से कम हो तथा अच्छे आचरण वाले हों, उन्हीं को इन जेलों में रखा जाता है। राजस्थान में ऐसे कारागार दुर्गापुर, सांगानेर व सूरतगढ़ और मंडोर में हैं। संपूर्ण भारत में 12 राज्यों में खुले कारागार हैं, यानी कि व्यक्तियों को सामाजिक रूप से तैयार करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा आधुनिक समय में अपराध को क्या है, एक रोग माना जाता है और रोग का जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो बंदी गृह को भी एक उपचार का एक जो स्रोत है, साधन है, वो माना जाता है और सुधारात्मक सिद्धांत के ही ये प्रयोग है। जैसे खुली जेल है और उसके आधार पर ही अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है और सुधारवादी पद्धतियों के प्रयोग में परिवीक्षा, पैरोल आदि जो चीज़ें हैं वो भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें परिवीक्षा क्या होती है, परिवीक्षा हम किसे कहते हैं? जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि परिवीक्षा में अपराधी को जेल न भेजकर घर में रहने दिया जाता है। उसे इसी शर्त पर मुक्ति दी जाती है कि
कि वह परीक्षा में रहकर अपने आचरण में सुधार करेगा। यानी कि परीक्षा में व्यक्ति को सशर्त छोड़ दिया जाता है और उसे जो राज्य है या प्रशासन है उसके आदेशों और निर्देशों का पालन समय समय पर करना होता है। अगर बाई चांस जैसे सशर्त छोड़ा जाता है और समय जो उसने अपराध किया है और उसकी सज़ा की अवधि जो है वो 8 महीने है, साल है, और उसने उस बीच में दोबारा से अपराध कर दिया तो पहली सज़ा भी उसको प्राप्त होती है और दूसरी अपराध की सज़ा भी उसे मिलती है। तो उसे अपने आचरण को सुधारने का एक मौका दिया जाता है। और मुख्य रूप से क्या है कि इसमें ऐसे अपराधियों को परीक्षा पर छोड़ा जाता है जिन्होंने पहली बार अपराध किया है, तो उसको एक मौका दिया जाता है कि भाई शायद ये सुधर जाएगा, गलती से इससे ये काम हो गया है। इसमें परीक्षा के जो अर्थ और परिभाषाएं हैं अलग अलग लोगों ने दी हैं। जैसे सदरलैंड के अनुसार परीक्षा दंडनीय ठहराए गए अपराधों की उस समय की अवस्था है जिसमें अपराधी को सजा से बरी कर दिया जाता है और जिसमें अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त के साथ अपराधी को स्वतंत्रता दी जाती है। इसके साथ राज्य अपने व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने में सहायता देने का प्रयास करता है। यानी कि परीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों के कार्यों की देखभाल करना, उसे समय समय पर आचरण के निर्देश देना और ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर सरकार के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है, तो उसे हम परीक्षा कहते हैं। दूसरा है डेफिनेशन चैपलिन के मत में। चैपलिन ने अपराध शास्त्र के जो विद्वान हैं उनके जो परीक्षा के संबंध में परिभाषा दी हैं उसके आधार पर 5 अर्थ इन्होंने बताए हैं। पहला ये कि यह दंड से बचने का एक अच्छा साधन है। दूसरा, इसमें अपराधी के प्रति सहानुभूति रखी जाती है। तीसरा, यह भी एक प्रकार का दंड है क्योंकि परीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को अनेक बंधनों में रहना पड़ता है, यानी कि वो आज़ाद नहीं होता है। चौथा, यह पुलिस के निरीक्षण की विधि के रूप में होता है। और पांचवा, यह चिकित्सा की एक विधि का भी रूप है। यानी कि व्यक्ति जो एक बताया गया कि अपराध को एक रोग माना गया है तो उसकी एक चिकित्सा की एक विधि इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इलियट का कहना है परीक्षा अधिकारी दंड देने वाली संस्था से इस शर्त पर अपराधी को मुक्ति देने को कहते हैं कि वह अच्छा व्यवहार करेगा। यानी कि जो व्यक्ति अपराधी है उसको इसलिए मुक्त करने की सिफारिश की जाती है कि वो भविष्य में गलत कार्य नहीं करेगा। अब बात ये आती है परीक्षा योग्य अपराधी हम किसे मानेंगे। हर अपराधी को हम परीक्षा पर नहीं छोड़ सकते। ऐसे अपराधी को परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है जिसे मृत्युदंड और देश निष्कासन की सजा नहीं मिली हो। दूसरा, जिसने कोई गंभीर अपराध नहीं किया हो, यानी कोई ऐसा अपराध ना किया हो जिसके लिए कोई मृत्युदंड हो या देश निष्कासन मिलता हो। और तीसरा जो अहम बात है, प्रथम बार अपराध किया हो। और नेक्स्ट है प्राय जिस अपराधी की उम्र 21 वर्ष से कम होती है और जिसे 6 माह से कम की सजा सुनाई गई हो, यानी कि कोई एक सामान्य अपराध उसने किया हो। और इसमें नेक्स्ट है प्रथम अपराधी जो किसी भी आयु का हो यदि उसकी सजा 2 वर्ष से कम की हो और उसकी चारित्रिक विशेषता और परिस्थिति के आधार पर परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, यानी कि उसका जीवन इतिहास ऐसा रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया हो। इसी के साथ साथ परीक्षा के संबंध में व्यक्ति को कुछ शर्तों का पालन करना होता है। जैसे परीक्षा पर जो अपराधी है उसको एक निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है और जो कितना समय होगा वो उसका निर्धारण अदालत के द्वारा किया जाता है। और परीक्षा का समय कम या अधिक करने का अधिकार भी न्यायालय का ही होता है। और इस अवधि में जो अपराधी है
उसे न्यायाधीश की आज्ञा और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये बात आपको पहले ही बताई गई। बिना आज्ञा के वो विवाह नहीं कर सकता, बिना अनुमति के वो यात्रा भी नहीं कर सकता। उसके अलावा मतलब एक क्षेत्र में रहने का उसे ऑर्डर होता है और घर पर ही उसे रहना होता है। जमानत पत्र भरना पड़ता है, उसको सुरक्षा धन भी देना पड़ता है और अपने जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी उसे देनी पड़ती है। और उसके अलावा उसे क्षतिपूर्ति की भी कार्यवाही की जा सकती है आवश्यकता अगर पड़ती है। और बिना आज्ञा के अपना निवास स्थान भी वो नहीं बदल सकता। यानी कि परिवीक्षार्थी जो होता है वो परिवीक्षा अधिकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी तरह से वो निगरानी में रहता है और अगर वो कहीं कुछ ऐसा करता है तो उसकी मंशा में जो है वो थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है। परिवीक्षा के लाभ भी होते हैं क्योंकि जो छोड़े गए अपराधी होते हैं उन पर कलंक नहीं लगता, दोष नहीं लगता और उनका जीवन यथावत चलता रहता है, बाधा नहीं होती और परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं आता है, अपराधी भी कुंठाग्रस्त नहीं होता है और सरकार पर भी आर्थिक भार कम होता है। उसके अलावा दूसरी चीज है पैरोल। परिवीक्षा में अपराधी को जेल में न भेजकर किसी परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है, किंतु पैरोल में कुछ समय जेल भुगतने के बाद अपराधी के अच्छा चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था होती है। सशर्त उसे छोड़ा जाता है। इलियट के अनुसार पैरोल कारागार से सशर्त मुक्ति है। यदि वह पैरोल के समय पुनः अपराध करता है तो उसे पुनः जेल भेज दिया जाता है और शेष दंड व नए अपराध का दंड भी वह भुगतता है। पैरोल अपराधी को सामान्य जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें क्या होता है, पुनः गिरफ्तारी के भय से भी मुक्ति मिलती है। पैरोल जो कारागृह में शोषण होता है, वहाँ का वातावरण होता है और उदासीन कठोर वातावरण, उससे भी मुक्ति मिलती है। और पैरोल व्यवस्था में अपराधी को स्वतंत्रता के साथ साथ उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है। उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है पैरोल पर रहने वाले व्यक्ति को कि कोई भी नशे की चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करेगा। जेल से मुक्त होने पर निश्चित पता देना होगा और उसके जो पैरोल अधिकारी है उसके आज्ञा के बिना उस पते में परिवर्तन नहीं कर सकता, जैसे आपको परिवीक्षा में भी मैंने बताया। और उसे व्यवसाय को बदलने की भी अनुमति नहीं होती और अपनी स्थिति के विषय में उसे नियमित सूचना भी देनी आवश्यक होती है। पैरोल अधिकारी के बिना उसे विवाह का अधिकार नहीं होता। पैरोल को पूर्व अपराधियों से मिलने की अनुमति नहीं होती और वो अपने पास किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी नहीं रख सकता। तो मुख्य चीज़ें ये हैं कि जो अपराध परिवीक्षा और पैरोल हैं वो अपराधी को सुधरने का एक मौका देते हैं। उसके अलावा कुछ उत्तर संरक्षण सेवाएं वगैरह होती हैं जिसमें कि उत्तर संरक्षण सेवाएं जिसमें अपराधी को जब वो सज़ा अपनी काट चुका होता है उसके बाद अपना जो जीवन वो व्यतीत करता है। अब जब एक व्यक्ति अब जेल में है और सज़ा काट करके वो बाहर निकलता है तो उसके सामने समस्या आती है कि समाज के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसी स्थितियां जो हैं उसके सामने जो एक जीवन जीने की समस्या पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं समाज में राज्यों के द्वारा की जाती हैं जिसमें एक अपराधी अगर कहीं नहीं जाता तो वहाँ पर रह करके वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति को सामान्य जीवन या एक अपराधी बनने से रोकने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद।